आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है मकर संक्रांति, और सच कहूं तो मैं इसे हमेशा से बस तिल के लड्डू और पतंगबाजी। बिल्कुल बस वही समझती आई हूं। लेकिन आज हमारे हाथ एक बहुत दिलचस्प जानकारी लगी है, नॉलेज इज नीड से। हाँ, और उसने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया है ना। ये जानकारी लगती तो छोटी सी है, पर असल में ये एक चाबी जैसी है। चाबी? किस चीज की? जो इस त्योहार के पीछे छिपे खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान और संस्कृति के ताले खोलती हैं। क्या बात है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत की मदद से हम ये समझें कि मकर संक्रांति सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है, एक सिस्टम जो हमें हर साल प्रकृति के साथ सिंक होने का मौका देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इसकी कहानी किसी मंदिर या किताब से नहीं, बल्कि सीधे अंतरिक्ष से शुरू होती है, सूर्य की चाल से। हाँ, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये 14 या 15 जनवरी का त्योहार है। हाँ, मैं भी यही सोचती थी। पर असल में ये किसी तारीख का त्योहार है ही नहीं। ये तो एक खगोलीय घटना का उत्सव है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी कि ये सब कुछ उस एक पल से शुरू होता है जब सूर्य ज्योतिष के हिसाब से धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में जाता है। सही पकड़ा। और ये सिर्फ पंडितों के लिए जरूरी बात नहीं है ना? बिल्कुल। इसका हम सब पर एक असल और गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो ठीक है, स्रोत की जो पहली और सबसे बुनियादी बात है वो यही है, सूर्य का धनु से मकर राशि में जाना। इसे एक भारी भरकम शब्द भी दिया गया है, उत्तरायण। मुझे हमेशा लगता था कि ये कोई धार्मिक शब्द है, पर असल में तो ये पूरी तरह से विज्ञान है। ये 100% विज्ञान है। उत्तरायण का मतलब बहुत सीधा है, उत्तर की ओर यात्रा। अच्छा। सोचिए, कड़ाके की ठंड के बाद ये वो पहला दिन है जब प्रकृति का गियर बदलता है। इस दिन से पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, मतलब हमारा हिस्सा, धीरे धीरे सूरज की तरफ झुकना शुरू कर देता है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें हर दिन सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी ज्यादा देर तक मिलने लगती है। हाँ, दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। ये वो एहसास है जैसे दिसंबर की अंधेरी शामों के बाद जब आप पहली बार नोटिस करते हैं कि अरे 6 बजे भी रोशनी है। वही एहसास, बिल्कुल वही। हमारे पूर्वजों के पास हमारी तरह घड़ियां या गूगल कैलेंडर तो थे नहीं। सही बात है। उनके लिए तो सूरज और चांद ही सबसे बड़ा कैलेंडर थे, और उत्तरायण उस कैलेंडर का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। ये उन्हें बताता था कि अब अंधेरे और ठंड का राज खत्म हो रहा है और उजाले और गर्मी का मौसम बस आने ही वाला है। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी, ये उम्मीद का दिन था। हाँ बिल्कुल, ये उम्मीद का दिन था। मतलब ये त्योहार किसी कहानी पर नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जिसे हम हर साल खुद अनुभव करते हैं, हम इसे नाप सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पूर्वजों के कमाल के ऑब्जर्वेशन का सबूत है। उन्होंने सिर्फ इस बदलाव को नोट ही नहीं किया, बल्कि उसके आसपास एक पूरा उत्सव बुन दिया। हाँ, ताकि ये ज्ञान कभी खो ना जाए। उन्होंने क्या किया कि विज्ञान को संस्कृति की चाशनी में लपेट दिया। वाह। ताकि हर पीढ़ी उसे आसानी से हजम कर सके। तो ठीक है, वैज्ञानिक आधार तो समझ में आ गया, दिन लंबे हो रहे हैं, रोशनी बढ़ रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों ने इस साइंटिफिक फैक्ट को सिर्फ नोट करके छोड़ क्यों नहीं दिया? इसे इतना बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप देने की क्या जरूरत थी? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर इस त्योहार की असली गहराई सामने आती है। देखिए, उन्होंने इस बाहरी बदलाव को एक अंदरूनी बदलाव का प्रतीक बना दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर। बिल्कुल, ये सिर्फ सूरज के बारे में नहीं है, ये हमारे मन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा भी है। अच्छा, तो ये जो सारी परंपराएं हैं, जैसे गंगा में डुबकी लगाना या दान पुण्य करना, वो सब इसी आइडिया से जुड़ी हैं? सीधे तौर पर। आप देखिए, इस स्रोत में गंगा स्नान का जिक्र है। अब सोचिए, पानी का काम क्या है? साफ करना, धोना। बिल्कुल। तो जब प्रकृति खुद को एक नए चक्र के लिए तैयार कर रही है, तब पवित्र नदी में स्नान करना एक तरह का सिंबॉलिक रीसेट बटन दबाने जैसा है। सिंबॉलिक रीसेट। हाँ, ये अपने मन और शरीर की सारी नकारात्मकता, सारी पुरानी बातों को धोकर एक नई साफ सुथरी शुरुआत करने का प्रतीक है। वाह, मतलब प्रकृति के रीसेट के साथ खुद को सिंक करने का एक तरीका। मैंने इसे कभी इस नजर से नहीं देखा था। और दान पुण्य का क्या कनेक्शन है इससे? दान का मतलब सिर्फ किसी को कुछ देना नहीं होता। दान का गहरा मतलब है छोड़ना। जब हम कुछ दान करते हैं तो हम उस चीज से अपना मोह, अपना अहंकार छोड़ते हैं।
बिल्कुल, ये सिर्फ सूरज के बारे में नहीं है, ये हमारे मन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा भी है। अच्छा, तो ये जो सारी परंपराएं हैं, जैसे गंगा में डुबकी लगाना या दान पुण्य करना, वो सब इसी आइडिया से जुड़ी हैं? सीधे तौर पर आप देखिए, इस स्रोत में गंगा स्नान का जिक्र है। अब सोचिए, पानी का काम क्या है? साफ करना, धोना। बिल्कुल। तो जब प्रकृति खुद को एक नए चक्र के लिए तैयार कर रही है, तब पवित्र नदी में स्नान करना एक तरह का सिंबॉलिक रीसेट बटन दबाने जैसा है। सिंबॉलिक रीसेट। हाँ, ये अपने मन और शरीर की सारी नकारात्मकता, सारी पुरानी बातों को धोकर एक नई साफ सुथरी शुरुआत करने का प्रतीक है। वाह, मतलब प्रकृति के रीसेट के साथ खुद को सिंक करने का एक तरीका। मैंने इसे कभी इस नजर से नहीं देखा था। और दान पुण्य का क्या कनेक्शन है इससे? दान का मतलब सिर्फ किसी को कुछ देना नहीं होता। दान का गहरा मतलब है छोड़ना। जब हम कुछ दान करते हैं तो हम उस चीज से अपना मोह, अपना अहंकार छोड़ते हैं। ये अपने अंदर के अंधकार जैसे लालच, गुस्सा, जलन, इन सब को त्याग के प्रकाश यानी उदारता और प्रेम को अपनाने की एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। और सूर्य पूजा, वो तो काफी सीधा लगता है। हाँ, वो सीधा है, लेकिन वो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है। सूर्य ही तो प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सही बात है। तो पहले आपने स्नान करके खुद को शुद्ध किया, फिर दान करके नकारात्मकता को बाहर निकाला, और अब आप उस ऊर्जा के स्रोत को शुक्रिया कह रहे हैं। हाँ, और उसका स्वागत कर रहे हैं। ये तीनों मिलके एक पूरा पैकेज बनाते हैं। शुद्ध हो, बुराई को त्यागो और अच्छाई का स्वागत करो। ये तो एक तरह का सालाना पर्सनल मेंटेनेंस हो गया। बिल्कुल सही शब्द है, सालाना मेंटेनेंस। कमाल है, एक अकेली खगोलीय घटना और उसके इतने गहरे मायने। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो भारत की असली खूबसूरती दिखाता है, विविधता। स्रोत ये बताता है कि कैसे एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत को पूरे देश में अलग-अलग अनोखे तरीकों से मनाया जाता है। ये ऐसा है जैसे गाना एक ही है, पर हर राज्य उसे अपने साज पर बजा रहा है। क्या बात कही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये दिखाता है कि ये त्योहार कितना लचीला और अपनापन महसूस कराने वाला है। अगर हम उत्तर भारत को देखें तो यहाँ तिल और गुड़ की बात होती है, खिचड़ी बनती है। हाँ, ये दोनों चीजें तो सर्दियों में शरीर को गर्मी देती हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ये सेहत से जुड़ा पहलू है। तिल और गुड़ मिलकर शरीर को जरूरी गर्मी और ऊर्जा देते हैं। और खिचड़ी, जो दाल और चावल को मिलाकर बनती है, वो नई फसल का प्रतीक है। बिल्कुल, वो नई फसल के अनाज का प्रतीक है। ये जमीन और प्रकृति को उनकी देन के लिए धन्यवाद कहने का एक सरल और स्वादिष्ट तरीका है। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हम पश्चिम में गुजरात पहुँचते हैं और आसमान पतंगों से भर जाता है। हाँ। एक तरफ खिचड़ी की सादगी, दूसरी तरफ पतंगबाजी का जोश। सतह पर ये बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन इसका भी एक गहरा प्रतीक है। ऊपर आसमान की ओर उड़ती पतंगें हमारी इच्छाओं, हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है। अच्छा। जिन्हें हम ऊपर वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। और जब आप किसी और की पतंग काटते हैं तो वो एक खेल तो है ही, लेकिन साथ ही ये अपनी समस्याओं और नकारात्मकता के धागे को काटने का भी प्रतीक माना जाता है, ताकि आप और ऊंचा उड़ सकें। ये दिलचस्प है। और अगर हम पंजाब की तरफ चलें तो वहाँ इसी समय लोहड़ी की आग जलती है, और दक्षिण में तमिलनाडु में पोंगल का उबलता हुआ दूध। आग और उबलता दूध, दोनों में ऊर्जा और गर्मी का भाव है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? ये संयोग बिल्कुल नहीं है। ये एक गहरा सांस्कृतिक धागा है जो इन सबको जोड़ता है। लोहड़ी की आग उस सूर्य की गर्मी का जमीनी रूप है जिसका हम स्वागत कर रहे हैं। अच्छा। और पोंगल का तो मतलब ही है उफान या उबाल। जब नए चावल, दूध और गुड़ के साथ बर्तन में उबल कर बाहर गिरते हैं तो ये आने वाले साल में धन, धान्य और समृद्धि के उफान का प्रतीक होता है। तो दोनों ही जश्न ऊर्जा और प्रचुरता के हैं। बिल्कुल, बस उनके रूप अलग अलग हैं। और आखिर में महाराष्ट्र, जहां का संदेश मुझे सबसे ज्यादा छू गया। तिलगुल गया, गोड़ गोड़ बोला। हाँ, मतलब तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। ये इस त्योहार के पूरे सामाजिक दर्शन को एक लाइन में समेट देता है। ये कहता है कि ठीक है, प्रकृति बदल रही है, फसलें आ रही हैं, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इस सब का असली मकसद क्या है? रिश्तों में मिठास घोलना। सही, असली मकसद है रिश्तों में मिठास घोलना। जैसे तिल गुड़ शरीर को गर्मी देते हैं, वैसे ही मीठे बोल रिश्तों को गर्मी देते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि अगर कोई पुरानी कड़वाहट है, कोई मनमुटाव है, तो उसे भुलाकर एक नई मीठी शुरुआत करो। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, एक सामाजिक संदेश है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक खगोलीय घटना से शुरुआत की, सूर्य का मकर राशि में आना, जिसका सीधा वैज्ञानिक नतीजा है दिनों का लंबा होना। फिर हमने इसके गहरे मतलब को समझा
कैसे ये अंधेरे से उजाले की ओर जाने का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। और कैसे गंगा स्नान और दान जैसी परंपराएं इस सफर में हमारी मदद करती हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे ये एक ही विचार पूरे भारत में अलग-अलग रंग बिखेरता है, कहीं खिचड़ी में, कहीं पतंगों में, कहीं आग में तो कहीं रिश्तों की मिठास में। बिल्कुल। और ये सब हमें इस स्रोत के सबसे जरूरी संदेश पर लाकर खड़ा करता है। स्रोत कहता है कि ये त्योहार हमें सिखाता है कि जैसे सूरज हर साल अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नकारात्मकता को पीछे छोड़कर सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक नजरिया है। हाँ, ये एक सालाना रिमाइंडर है। प्रकृति हमें हर साल याद दिलाती है कि ठहराव और अंधकार के बाद हमेशा विकास और रोशनी का दौर आता है। हाँ, ये हमें एक रीसेट बटन दबाने का मौका देता है। ये त्योहार एक तरह का प्राचीन कल्चरल सॉफ्टवेयर है। वाह, कल्चरल सॉफ्टवेयर। हाँ, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें हर साल डीक्लटर और रीएनर्जाइज करने के लिए दिया है। सच में ये सोचना ही कितना कमाल का है कि नॉलेज इज नीड की इस एक जानकारी ने हमें मकर संक्रांति को इतनी गहराई से देखने का मौका दिया। ये सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान, प्रकृति, दर्शन और संस्कृति का एक खूबसूरत संगम है। निश्चित रूप से। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। जरूर बताइए। इस स्रोत से ये साफ है कि ये त्योहार हमारे पूर्वजों के प्रकृति के चक्रों के साथ एक गहरे जुड़ाव को दिखाता है। वे सूरज की चाल के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालते थे। सही बात है। आज हमारी जिंदगी सूरज से नहीं, बल्कि घड़ी और गूगल कैलेंडर के हिसाब से चलती है। बिल्कुल, 24/7 की दुनिया। हाँ, एक ऐसी दुनिया जो कभी रुकती नहीं। तो सवाल यह है कि आज की इस आधुनिक और तकनीकी दुनिया में हम किन प्राकृतिक चक्रों से अपना संबंध पूरी तरह खो चुके हैं। और अगर हम उनके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है।